गुड मॉर्निंग गाइस। बच्चों, वी आर स्टडिंग सेकेंड यूनिट अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलसेंस, किशोरावस्था में स्वयं को समझना। और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है संसाधन प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम सारे रिसोर्सेज पढ़ेंगे और उन रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। संसाधन के बारे में समझेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो संसाधन है हमारे पास, संसाधन दो तरह के होते हैं। एक मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज या अमानवीय संसाधन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संसाधन शब्द को समझ लेते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन वह होते हैं जो हम किसी भी काम को करने में उपयोग करते हैं, जिसको हमारे लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता होती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। इट मीन्स संसाधन वे वस्तुएं, उपकरण और हमारी शक्तियाँ और हमारी रुचियाँ हो सकती हैं जो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं या लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वाहक का काम करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। आई होप आपको संसाधन क्लियर हो गया है। तो संसाधन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। संसाधन वह होते हैं जिनका हम किसी भी क्रियाकलाप को करने में उपयोग करते हैं, ये हमें लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखिए, संसाधन वो होते हैं जिनको हम किसी भी काम के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किसी भी विशेष क्रियाकलाप के लिए एक संसाधन की आवश्यकता हमें होती है, और ये संसाधन की ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हमें आवश्यकता कितनी है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हमें अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जिस संसाधन की ज़रूरत होती है वो होती है धन। धन एक ऐसा संसाधन है जिसकी आवश्यकता हमें पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में होती है। यदि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो किसी भी काम के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी यहाँ पर संसाधन है वो कौन सा है? धन है। यह ऐसे में कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका हम मान लीजिए कभी कभी उपयोग करते हैं। ऐसी भी वस्तु हो सकती है कि जिसका हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है कि जिसका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। तो संसाधन ये जरूरी नहीं है कि हमारे यूज़ के हैं या नहीं है, चाहे हम उसे दिन में एक बार प्रयोग करें, लेकिन वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। इसको आप ऐसे भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लीजिए सीज़र है, कैंची है हमारे पास, लेकिन कैंची का हम यूज़ अपने घर में डेली और हर समय नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए एक ज़रूरी संसाधन है। लेकिन जो एक ब्यूटी पार्लर चला रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए क्या है? वो संसाधन अत्यंत आवश्यक है। यदि उसके पास कैंची नहीं होगी तो उसका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो संसाधन हमारी आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी आवश्यकता है उस संसाधन की और कितनी नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं संसाधन के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, दो तरह के हम संसाधन यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरे पढ़ेंगे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। हिंदी में इसको मानवीय साधन और गैर मानवीय संसाधन भी कहते हैं। देखिए, जो मानवीय संसाधन है वो कौन से होते हैं? मानवीय संसाधन मीन्स जो मानव के पास हैं। ह्यूमन संसाधन कौन से हैं? वो वह हैं जिसको हमें किसी से मांग के नहीं लाना, हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमारी नॉलेज, हमारा एटीट्यूड, हमारे स्किल्स, हमारी एबिलिटी, हमारा टाइम। टाइम क्या हम किसी से लेकर आते हैं कि मुझे 2 रुपये का टाइम दे दो, मुझे 10 रुपये का टाइम दे दो? नहीं, टाइम हमारे पास अवेलेबल है। हमारी एनर्जी, काम करने की शक्ति, यदि हम थक जाएं तो क्या हम किसी दूसरे से उसकी एनर्जी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, मनुष्य के पास होते हैं, उसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन ह्यूमन होते हैं जो मनुष्य के पास नहीं है, उसको अरेंज करने हैं कहीं से, जैसे मनी। ठीक है।
आपको गर्मी लग रही है, पंखा चलाना है, आपके पास नहीं है पंखा, आपको चलाना पड़ेगा, पंखा आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। टीवी देखना है, फ़ोन चलाना है, मिक्सी चलानी है, फर्नीचर चाहिए, कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, ये सब क्या है, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इसको आगे देखते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन, अभी मैंने आपको बताया कि कौन से होते हैं। सबसे पहले नॉलेज, हमारा ज्ञान। क्या हम किसी से ज्ञान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एटीट्यूड, जिसको हम अभिवृत्ति भी कहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़। फिर आता है स्किल्स एंड एबिलिटी, हमारी कौशल और क्षमता कितनी है किसी भी काम को करने की। टाइम, ये मानवीय संसाधन में आता है। और एनर्जी, हमारी शक्ति। अब हम देखते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज को देखिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स यदि आपके अंदर स्किल्स है, यदि आपके अंदर कौन सा स्किल्स है, कोई भी स्किल है, कोई भी टैलेंट है, डेवलपमेंट है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, आपको रिक्रूटमेंट, तो उस आप और ज़्यादा ट्रेनिंग्स करेंगे, मीन्स क्या है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। किससे? ह्यूमन रिसोर्सेज के। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? जो मानव के पास उपलब्ध हैं किसी भी काम को करने के लिए। ये संसाधन जो होते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार होते हैं और प्रत्येक मनुष्य के अंदर निहित होते हैं। ये वो गुण होते हैं जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज या मानवीय संसाधन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अमानवीय साधन कहलाते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले मनी। मनी कहाँ से आएगी? काम करोगे तभी तो आएगी, लेकिन काम कहाँ से करोगे? यदि आपके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके पास टाइम है, तो आप क्या करोगे? काम करोगे। फिर आपको मिलेगा नॉन ह्यूमन रिसोर्स या भौतिक संसाधन या अमानवीय संसाधन, जिसको हम मनी या पैसा कहते हैं। और जब पैसा होगा तो आप बहुत सारे फिजिकल गुड्स खरीद सकते हैं, जैसे पंखा चाहिए आपको, फ़ोन चाहिए, टीवी चाहिए, बेड चाहिए, मिक्सी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, चेयर चाहिए, कार चाहिए, कुछ भी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो मनी से आएगा। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास कब होंगे? जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, तो उससे हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ले सकते हैं। देखिए, अब जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में जो सबसे हाईएस्ट लेवल का है वो है मनी। मनी क्या है? धन का भौतिक संसाधनों में सबसे ऊंचा स्थान है। और भौतिक संसाधनों को या भौतिक वस्तुओं को, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लैंड का तभी लोगे जब पैसा होगा, बिल्डिंग तभी लोगे जब पैसा होगा, मशीन तभी लोगे जब पैसा होगा, कोई भी मटेरियल तभी लोगे जब पैसा होगा, मेथड्स आप कभी यूज़ करोगे जब आपके पास पैसा होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? मनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मनी है या पैसा है वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले था ज्ञान। ज्ञान क्या है? एक अमूल्य संसाधन है, और किसी भी काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है। व्यक्ति को किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उसको ज्ञान होगा तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा हमने पढ़ा था जो मानवीय संसाधन, वो पढ़ा था हमने इंटरेस्ट या रुचि या फिर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। ये क्या होती है? ये हमारी क्षमताओं को प्रभावित करती है। ये हम अपनी रुचियों को संसाधन नहीं मानते, लेकिन ये हमारी सबसे ज़्यादा रुचियों को प्रभावित करती है। विद्यार्थी को यदि किसी भी विषय में पढ़ने की रुचि है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस विषय में आसानी से उत्तीर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। लेकिन यदि हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोले तो वो कभी भी पास नहीं होगा। तो किस पर डिपेंड कर रही है सारी सिचुएशन? इंटरेस्ट पर। फिर आते हैं कौशल। कौशल हमने पढ़े थे कि सभी जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं सबके अलग अलग कौशल होते हैं। जैसे कोई कढ़ाई बहुत अच्छी करता है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई बुनाई अच्छी करता है, कोई सिलाई अच्छी करता है। तो सभी यदि अपने कौशल्स का प्रयोग करें तो हम लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमने ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ा था क्या, समय। समय क्या है, समय बहुत अमूल्य साधन है। पता ही है आपको कि समय एक बार चला गया तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता, और सभी के पास बराबर मात्रा में 24 ही घंटे उपलब्ध होते हैं। किसी के पास 25 नहीं होते, किसी के पास 23 नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने उन 24 घंटों का यूज़ कितना कर रहे हैं। और ज्ञान और शक्ति के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय होना अत्यंत आवश्यक होता है। और इससे क्या होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, भावात्मक रूप से दृढ़ रहने और बौद्धिक रूप से सतर्क रहने में सहायता मिलती है यदि हम समय का प्रयोग सही सोच समझकर और बुद्धिमत्ता से करते हैं तो। फिर नेक्स्ट इसमें जो हमने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था वो पढ़ा था ऊर्जा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यक है, ज्ञान के साथ साथ ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने भी काम हमारे पास होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति चाहिए। और शक्ति कहाँ से आएगी, ऊर्जा से। ठीक है, जिसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ऊर्जा से। आराम करते समय भी हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम सो रहे होते हैं उस समय भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन यदि ऊर्जा नहीं होगी तो क्या होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। क्या काम तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, स्लो स्पीड से करेगा। तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके अभाव में हम ज्ञान का जो प्रयोग है वो पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो ऊर्जा के उचित उपयोग के लिए आवश्यक होता है कि दैनिक कार्यों को उचित व्यवस्था के साथ और कुशलता के साथ किया जाए। ये तो हमारे हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखते हैं हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने सबसे पहले जो संसाधन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, धन। तो धन के अभाव में हम कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते। धन एक सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने वाला सबसे अमूल्य संसाधन है हमारा, किसमें, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में। धन की हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु खरीदेंगे उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अपने धन का प्रयोग मितव्ययता के साथ सोच समझ कर करना चाहिए, अनावश्यक खर्चे नहीं करने चाहिए। और ये धन कहाँ से आता है, हमारी सैलरी से आता है, बोनस से आता है, ब्याज से आता है। ठीक है, किसी कोई अपना मकान किराए पे दिए रखता है तो उसके पास किराए से भी आता है। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में एक तो धन हो गया, दूसरा आता है भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे आपको क्लास अटेंड करने के लिए क्या चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, गर्मी लग रही है पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। ये कौन से रिसोर्सेज हो गए, ये हो गए नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम दूसरे रिसोर्सेज पढ़ते हैं, इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, जिसको हम व्यक्तिगत और साझे संसाधन भी कहते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज या व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति के पास केवल उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसके पास उपलब्ध होते हैं, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हमारा ज्ञान दूसरे के काम नहीं आएगा, हमारे ही काम आएगा। हमारा टाइम, हमारा स्कूल बैग, हमारे कपड़े, ठीक है, और कोई भी पर्सनल आपका कोई भी एसेसरीज हो सकती है जो आपके केवल अपने काम आती है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड को कहते हैं साझा संसाधन। ये कौन से होते हैं, जो हम किसी दूसरे लोगों के साथ, समुदाय के साथ, समाज के साथ, प्रदेश के साथ, देश के साथ या विश्व के साथ अपने शेयर कर लेते हैं, उन्हें हम कौन से संसाधन कहते हैं, उसे हम साझे संसाधन, प्राकृतिक या फिर सामुदायिक संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, देखिए प्राकृतिक संसाधन आपको पता ही है, पानी है, हम नहीं बना रहे पानी, प्रकृति ने हमें दिया। हवा है, पहाड़ हो गए, ये कौन से साधन है, प्रकृति ने। जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं वो हमारे किसी पर्सनल व्यक्ति के प्रयोग के लिए नहीं है, वो सभी के लिए प्रयोग के हैं। तो उसे हम कौन से संसाधन कहते हैं, उन्हें हम नेचुरल संसाधन कहते हैं। इसीलिए हमें नेचुरल संसाधन का प्रयोग सोच विचार कर करना चाहिए, इनको बर्बाद करना नहीं चाहिए और इनकी क्या करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज या फिर सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए होते हैं कि हर नागरिक उनको प्रयोग करे। जैसे आपका स्कूल क्या किसी एक व्यक्ति का है, नहीं, ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है, ये पूरे हमारे समुदाय का है। तो जो सामुदायिक सुविधाएं होती हैं ये मानवीय और गैर मानवीय दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं और इनके लिए हमें अलग से कोई धन नहीं व्यय करना पड़ता। जैसे सरकारी अस्पताल हो गया, डॉक्टर हो गए, स्कूल हो गए, बाजार
बाजार हो गए, पानी हो गए, बिजली हो गई, सड़कें हो गई, ठीक है, सरकार हो गई, और हमारे हॉस्पिटल हो गए, लाइब्रेरी हो गई, पार्क हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, संसाधन के हमने टाइप्स पढ़ लिए, नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज या फिर संसाधनों की विशेषताएं। सबसे पहले हम जो संसाधन की विशेषता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूटिलिटी या फिर उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? किसी भी संसाधन की जो उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कोई जो संसाधन है वो हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में कितना महत्वपूर्ण है। संसाधन की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? लक्ष्य पर निर्भर करती है और हमारी सिचुएशन पर निर्भर करती है। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गांव में गोबर होता है गाय का, वहाँ के लोग इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसको अपने मकान को लीपने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि ये गोबर शहर में आ जाए तो शहर में इसके लिए कोई भी प्रयोग नहीं होगा। इट मीन्स शहर के लोगों के लिए ये क्या है? वेस्ट है, लेकिन गांव के लिए तो ये क्या है? उपयोगी है। तो कोई भी संसाधन किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है और किसी के लिए बेकार हो सकता है। नेक्स्ट आता है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मीन्स उपलब्धता, कि हमें कोई चीज़ आसानी से, कितनी आसानी से उपलब्ध हो रही है। जैसे देखिए, आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है सूरज की रोशनी, बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती है, हमें कुछ उसके लिए नहीं करना पड़ता। सुबह उठते हैं तो हमें सूरज की रोशनी मिलती है जो सर्दियों में हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही चीज़ जो है किसी, मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो बेकार हो सकती है, हमारे लिए भी कब हो सकती है? जैसे गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में हमें सूर्य की रोशनी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी लगती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कोई चीज़ किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है और किसी, जैसे मान लीजिए आप इसमें एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आजकल मोबाइल हर बच्चे के लिए क्या हो रहा है? अवेलेबल नहीं हो पा रहा ना हर बच्चे को, लेकिन आपकी नीड हो गई है ये कि आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। जो अमीर लोग होते हैं उनको गरीब लोगों की अपेक्षा ये सारे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और किसी को उपलब्ध नहीं हो पाते। किसके कारण? धन की कमी के कारण। नेक्स्ट आता है फिर इंटरचेंजेबिलिटी या फिर विनिमेयता। विनिमेयता क्या होती है? कि ये हो सकता है कि जैसे किसी परिस्थिति में एक संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हो या फिर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो और उसके स्थान पर दूसरे संसाधन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की स्कूल बस छूट जाती है, किसी कारण से स्कूल जाना है उसे, लेकिन स्कूल की बस छूट गई। अब जब छूट गई तो हम उसके अंदर लिए क्या करेंगे? एग्ज़ाम है, बच्चे को भेजना स्कूल ज़रूरी है, या फिर बारिश आ रही है और बारिश में हम नहीं जा पा रहे किसी कारण से, तो हम क्या करेंगे? चाहे कार से, चाहे स्कूटर से, चाहे साइकिल से, चाहे ऑटो से, किसी भी तरह बच्चे को स्कूल छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आता है फिर मैनेजेबल। मैनेजेबल मीन्स प्रबंधनीय। सभी संसाधनों का प्रबंधन योग्य होना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। सभी संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए इन्हीं सभी का प्रयोग उचित और प्रभावी प्रबंधन द्वारा करना जरूरी होता है ताकि उनको सही तरीके से प्रयोग किया जा सके। सभी संसाधनों का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें बहुत कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ठीक है। तो हम जब मान लीजिए हमारे रोज़ कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन हम रोज़ कपड़ों को ना धोएं, कपड़ों को इकट्ठा कर लें और फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कपड़े धोएंगे, तो इससे क्या होगा? एक तो हमारा टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पानी की भी बचत होगी और सर्फ की भी बचत होगी, साबुन सर्फ जो भी आप यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपकी ऊर्जा है वो रोज़ खर्च होने की जगह एक दिन में ही खर्च हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे संसाधनों का प्रबंधन या फिर मैनेजिंग रिसोर्सेज। जो संसाधन है इनके प्रबंधन का अर्थ क्या है? सभी जो भी हमारे पास संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होना। संसाधन के प्रबंधन का क्या अर्थ है? जो भी हमारे पास संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, इन सब का सर्वोत्तम या फिर सही तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधनों का प्रबंधन या फिर मैनेजिंग रिसोर्सेज कहलाता है।
अब हम इसकी आवश्यकता या फिर नीड टू मैनेज रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों प्रबंध करना पड़ रहा है। तो इसके प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है हमें क्योंकि सभी साधन सीमित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर साधन हमारे पास अनलिमिटेड है। देखिए, हर व्यक्ति की सैलरी निश्चित होती है कि इतना ही वेतन आएगा, इतने पैसों में खर्चा करना है, हमारे घर में इतना अनाज आएगा, इतने अनाज में हमें खर्चा करना है, या हमारे घर में जो भी चीज़ संसाधन है वो हमारे पास कुछ निश्चित, या हमारी शक्ति देख लीजिए, ऊर्जा देख लीजिए, लिमिटेड ही तो होगी कि हम 10 घंटे काम कर सकते हैं या 8 घंटे काम कर सकते हैं या 24 के 24 घंटे हम काम करते रहेंगे, नहीं। तो सभी संसाधन क्या होते हैं, सभी संसाधन जो है हमारे पास वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। और ऊर्जा भी सीमित होती है। दिन में 24 ही घंटे हैं, 24 के हम 50 घंटे नहीं कर सकते या 25 घंटे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अपने जो हमारे पास जैसे मान लीजिए कौशल है या टाइम है, इनका सही तरीके से उपयोग करके कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रहे। दीर्घकालिक उपलब्धता से क्या मतलब है कि सभी साधन सीमित होते हैं और सभी को उनका जो उपयोग है वो समझदारी से और विवेकपूर्ण ढंग से और सोच समझकर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है या डीजल है, ये क्या है यदि सारा का सारा पेट्रोल हम लोग फ्री में मिलने लगे, हमें पेट्रोल, और हम पेट्रोल सारा ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, धरती से पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी ये यूज़ करना है, तो हम इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि हमारे लिए हम सारा ही खर्च कर दें और औरों के लिए बचे ही ना, ठीक है। सब फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सभी को संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहें। ऐसा ना हो कि यदि हमारे पास पैसा है तो हम सारा का सारे संसाधन खुद ही यूज़ कर लें, बल्कि जो उपेक्षित वर्ग हैं उनके बारे में भी सोचें और उनके लिए भी कुछ संसाधन बचाकर रखें। नेक्स्ट आता है पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके। पर्यावरणीय क्षति से क्या मतलब है, पर्यावरणीय क्षति का मतलब है कि जो अत्यधिक वर्षा होती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती उसके कारण, या फिर भूकंप आ जाता है, तो हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमारी धरती को क्षति पहुँचे या हमारे पर्यावरण को क्षति पहुँचे और उसके बदले में हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण साधनों में निरंतर कमी आ रही है। देखिए, जनसंख्या हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और तेज़ी से बढ़ने के कारण हमारे पास संसाधन निरंतर कम होते जा रहे हैं और इसीलिए हमें साधनों को सोच समझकर और उचित रूप से और व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमने नीड ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज पढ़ लिया, नीड टू मैनेज रिसोर्सेज या संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन की प्रक्रिया। हमने साधनों के बारे में पढ़ लिया, साधन क्या होते हैं, उसकी आवश्यकता पढ़ ली। अब हमें कोई भी चीज़ मैनेजमेंट कैसे करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, फिर आपको अपनी बर्थडे पार्टी प्लान करनी है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको प्रबंधन के का अर्थ और परिभाषा देखिए, इसमें देखेंगे सबसे पहले हम प्रबंधन क्या है। प्रबंधन वो प्रक्रिया होती है जिसमें उपलब्ध साधनों का उचित और कुशलता पूर्वक प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। किस तरह से प्रयोग करके, कुशलता पूर्वक प्रयोग करके। अब हम इसकी क्या देखते हैं, नीड ऑफ मैनेजमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें किसी भी चीज़ को प्रबंध करना पड़ता है। इसलिए प्रबंध करना पड़ता है ताकि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं उसके बारे में हमें ज्ञान हो। हमें अपना लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो लक्ष्य है वो अल्पकालीन है या फिर दीर्घकालीन है। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्यों की प्राप्ति को उनके महत्व के अनुसार समझना चाहिए। और उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, उचित प्रबंधन द्वारा ही लक्ष्य को अपेक्षाकृत कम खर्च, जैसे हमारी कम खर्च हो, हमारी कम शक्ति लगे, कम समय खर्च हो, कम धन लगे और अच्छे से अच्छा प्रबंधन हो, इसीलिए हमें प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। और प्रबंधन करने के लिए हमें उसको समय समय पर इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे कि जो हमने मैनेजमेंट किया है वो सही हुआ है या नहीं है। और यदि हम प्रबंधन सही तरीके से करते हैं तो ये हमारा सीधा साधा हमारे लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करता है। हमारा जो जीवन स्तर है, हमारा लाइफ स्टेटस है, उसको ऊंचा उठाने में ये सबसे ज़्यादा मदद करता है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि प्रबंधन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, हम इसमें 5 स्टेप पढ़ेंगे, प्लानिंग या फिर नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर आयोजन
इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन, कंट्रोलिंग या नियंत्रण, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो हम ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के। और इसमें जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो ये है कि आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करिए, अपनी बर्थडे पार्टी को इस तरह से इन 5 पॉइंट्स का यूज़ करते हुए क्या करिए, मैनेज करिए। ठीक है, अब आपको अपनी बर्थडे पार्टी मैनेज करनी है और आगे इसमें समझना है कि ये सब हम पॉइंट्स अपने बर्थडे पार्टी में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग के लिए हमें करना क्या है? प्लानिंग या फिर नियोजन वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना ही प्लानिंग कहलाता है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें योजना बनानी है कि बर्थडे पार्टी आयोजित करनी है तो हमें किस किस को अपने बर्थडे में बुलाना है। सबसे पहले बर्थडे है क्या है, किस चीज़ के लिए हम प्लान कर रहे हैं, बर्थडे के लिए कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, हमें उसका कारण पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, उसका दीर्घकालीन लक्ष्य पता होना चाहिए, उसका अल्पकालीन लक्ष्य पता होना चाहिए। फिर आपको जो जो आपके पास साधन उपलब्ध हैं उसकी आपको सूची बनानी है। उपलब्ध साधनों को आपको आधार मानकर योजना तैयार करनी है। ठीक है, उसके अलावा साधनों के प्रयोग के पश्चात जीवन स्तर पर उसका आपके क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको प्लान करना है। और ये जो आप योजना बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? लोचपूर्ण होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 5 लोगों को बुलाया था लेकिन अचानक से उसमें 8 लोग आ गए या 10 लोग आ गए, तो ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए। ठीक है, या फिर बैठने का अरेंजमेंट नहीं है, तो आपकी योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए कि आप 10 का भी अरेंजमेंट कर सकें। अब जो ये योजना बनाई है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, योजना एक तो बहुत ज़्यादा सरल होनी चाहिए, कार्यशील होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल कागजों पे बना दी और फिर उसको अप्लाई नहीं हो सकती वो। ठीक है, और ऐसी होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े और जितने भी लोग हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसमें हेल्प करें, ऐसी आपकी योजना होनी चाहिए। लेकिन अब आपने योजना बना ली, इसका लाभ क्या क्या मिलेगा? देखिए, लाभ क्या मिलेगा इससे आपको? योजना द्वारा आप पहले से सारा अनुमान लगा लेंगे, किस चीज़ का, धन का, समय का, श्रम का। ठीक है, इन चीज़ों का अपव्यय भी नहीं होगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी विधि और विकल्प हैं उनको यूज़ करने से आपको हर चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, ये आपको इस चीज़ के सबके लाभ होंगे। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, ऑर्गेनाइजेशन या फिर आयोजन। अब आपने प्लान तो बना लिया सारा कागज़ पर, इसको बर्थडे में बुलाना है, ये खाने में बनाना है। अब उसको आयोजित करना है, आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। तो साधनों और वस्तुओं को ठीक ढंग से जितने भी आपके पास हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित करना ही आयोजन कहलाता है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? सारे साधनों को एकत्रित करेंगे। ठीक है, जितने भी साधन आपके पास हैं उन सबको आपको एकत्रित करना है। फिर उसके बाद आपको कार्य का विभाजन करना है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है। कौन व्यक्ति खाना बनाएगा, कौन व्यक्ति बाजार से सामान लाएगा, हर व्यक्ति को अलग अलग काम देना है। कौन व्यक्ति सजावट करेगा। ठीक है, हर व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपना है जिससे कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो। फिर है जो आपके पास साधन है उन सभी का उचित उपयोग करना है। ऐसा ना हो कि कोई भी साधन वेस्ट चला जाए। सभी साधनों का सोच समझकर प्रयोग करना है और उनको सही तरीके से लगाना है जिससे किसी भी साधन का अपव्यय ना हो। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं वो उन व्यक्तियों को सौंपें जो उस काम में सबसे ज़्यादा कुशल हो। जैसे जो व्यक्ति मार्केटिंग का काम करता है तो उसको बाजार से सामान लाने का ही काम सौंपा जाए। जो व्यक्ति कुकिंग अच्छा करता है तो उसको किचन का काम सौंप दिया जाए। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन या फिर आयोजन कहते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटिंग। यस, इम्प्लीमेंटिंग क्या है? किसी भी क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मीन्स आपने नियोजन भी कर लिया, आपने आयोजन भी कर लिया, अब क्रियान्वयन तो करना पड़ेगा, काम को करना भी तो पड़ेगा। सबको काम तो बांट दिया, अब क्या है? उन काम को करना जिनकी योजना आपने बनाई है उसको ही हम क्रियान्वयन कहते हैं। योजना को क्रियाशील बनाना क्रियान्वयन कहलाता है। मीन्स काम को करना, केवल कागजों में ही नहीं छोड़ देना कि हमने बना लिया बस। क्या करना है? काम को करना है। जैसे पार्टी के लिए दोस्तों को इनविटेशन देना, जितने सामान बनाने हैं उन सब सामान को पहले से ही बनाकर रख लेना, घर में डेकोरेशन कर लेनी, ये क्या कहलाता है? इम्प्लीमेंटिंग या फिर क्रियान्वयन कहलाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग या फिर नियंत्रण। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? नियंत्रण का अर्थ है
जो योजना है उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना और उन्हें नियंत्रित करना कि कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है। जैसे सबसे पहले क्या करना, चेकिंग करना, समय समय पर निरीक्षण करना कि जैसा हमने योजना बनाई थी वैसा ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि योजना कुछ और बनाई हो और काम कुछ और हो रहा हो। फिर उचित मार्गदर्शन देना, यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको बताना, नहीं हमारी योजना में ऐसा नहीं था, हमने ऐसा प्लान नहीं किया था, आपको ये काम ऐसे करना है। फिर समायोजन करना, समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए अचानक से कोई विपत्ति आ जाए तो आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए अचानक से बारिश आ गई तो क्या है, आपको एडजस्ट करना है कि ऐसी जगह प्रोग्राम ना हो कि बारिश आ जाए तो हमारे प्रोग्राम में विघ्न पड़े। हम इस तरह से कवर अप करके ही पहले से ही करें कि यदि ऐसा हो जाए तो हम उसकी जगह ये काम कर सकते हैं। तुरंत अंदर जाकर भी व्यवस्था की गई है कि बारिश आ गई तो हम तुरंत अंदर सेटल हो जाएंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए बनाना था पकोड़े लेकिन आपके पास समय कम रह गया या बेसन नहीं आ पाया किसी कारण से, तो आप उसकी जगह कोई सैंडविच बना सकते हैं, तो उसको एडजस्ट करना। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका। लास्ट आता है मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन। जो भी हमने योजना बनाई है उसके अनुसार कार्य की पूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति को जांचना ही मूल्यांकन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो अब आपको मुझे इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए मैं लास्ट में एक क्विज़ रखती हूँ। वो क्विज़ क्यों रखा गया है कि जिससे ये पता लग जाए कि किस किस बच्चे ने वीडियो को ध्यान से देखा और किस बच्चे को नहीं देखा। उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, इवैल्यूएशन होता है, वो यही तो होता है कि पूरे साल बच्चे ने क्या पढ़ाई की। इट मीन्स क्या करना, जांचना। और ये हमारी जो प्लानिंग है जो उसका सबसे लास्ट का चरण है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये जांचा जाता है कि हमें जो हमने प्लानिंग की थी उसमें हमें सफलता मिली या फिर असफलता मिली, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, जो हमने मैनेजिंग की थी उसके अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ। ये ऐसा तो नहीं हुआ कि मान लीजिए हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना था ऐसा करना था, पार्टी के अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें जांचना है। तो इसको हम दो तरह से जांच सकते हैं, एक तो सापेक्ष मूल्यांकन करके और एक निरपेक्ष मूल्यांकन करके। सापेक्ष मूल्यांकन क्या होता है, सापेक्ष में तुलना करके। जैसे हमने अपनी बर्थडे पार्टी की तुलना किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से की और कहा नहीं उसकी बर्थडे पार्टी मेरी पार्टी से बहुत अच्छी थी, इसको कहते हैं तुलना करना। और जो निरपेक्ष मूल्यांकन होता है उसमें किसी भी चीज़ की तुलना किसी के साथ नहीं की जाती है, केवल हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तुलना करते हैं। जो मूल्यांकन किया गया है उससे लाभ क्या होगा, जो उसका लाभ होगा वो ये होगा कि इससे हमारे जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति में सफलता मिली है या असफलता मिली है इसका हमें ज्ञान हो जाएगा। और एक लक्ष्य को पूरा होने अथवा पूरा ना होने के कारण का भी पता लग जाएगा कि हमारा लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ। भविष्य में जो बनाए जाने वाली योजना है उसमें हमें सहायता मिलेगी कि हमारी पिछली बार ये कमी रह गई थी अगली बार कमी ना मिले। और इससे हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि या असंतुष्टि कि हमने प्लान अच्छा किया था या हमने प्लान अच्छा नहीं किया था। तो यहाँ पर ये हमारे जो प्लानिंग हमने की थी, जो हमने ये जो मैनेजमेंट के प्रोसेस थी, स्टेप्स थे, वो हमने यहाँ पर ये पांचों स्टेप्स खत्म कर रहे हैं। आयोजन, नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब हम आज का क्विज लेते हैं जिसमें आपका इवैल्यूएशन होगा कि आपने काम कितनी वीडियो देखी और कितनी नहीं देखी। पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, इसमें आपको संसाधन की परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, धन एक संसाधन है कैसा, ए बी सी डी, मानवीय अमानवीय, सहायता है या आय है। जो भी ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ए बी सी डी में से आंसर करेंगे। और फोर्थ है हमारा, ज्ञान किस संसाधन की श्रेणी में आता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके आंसर करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, वो अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फोर्थ चैप्टर खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो गया हमारा फोर्थ चैप्टर। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे और क्विज जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।